हिंदुस्तान के इतिहास में 16वीं शताब्दी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई, जिसने उपमहाद्वीप की संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन साम्राज्य को असली विस्तार और स्थायित्व मिला अकबर महान के शासनकाल में। अकबर ने न केवल साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, बल्कि दीन-ए-इलाही जैसे विचारों और राजपूतों के साथ वैवाहिक गठबंधनों से एक समावेशी समाज की स्थापना की। उनकी मनसबदारी प्रणाली ने एक कुशल और केंद्रीकृत प्रशासन दिया, जिसने मुगल सत्ता को एक अभेद्य शक्ति बना दिया। स्क्रीन पर जहांगीर के समय की कला, शाहजहां के समय की भव्य नक्काशी, कला और संस्कृति का स्वर्ण युग। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। जहांगीर स्वयं कला के पारखी थे और उन्होंने प्रकृति और व्यक्ति चित्रण पोर्ट्रेट को बढ़ावा दिया। इसके बाद उनके पुत्र शाहजहां का द्वार आया, जिसे भारतीय इतिहास में मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दुनिया का अजूबा ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जैसी भव्य संरचनाएं इसी काल की देन है, जो मुगल सल्तनत के अपार धन और कलात्मक कौशल का प्रतीक है। यह वह समय था जब हिंदुस्तान की समृद्धि की चर्चा पूरी दुनिया में थी और यहाँ की कारीगरी, मसालों और कपड़ों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सबसे अधिक थी। स्क्रीन पर औरंगजेब के समय के युद्ध, मराठा शक्ति का उदय, शिवाजी का राज्याभिषेक, पतन की आहट, महान मुगलों की यह गौरवशाली गाथा औरंगजेब के शासनकाल में धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। हालांकि औरंगजेब ने साम्राज्य को भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा बना दिया था, पर उनकी कठोर नीतियां, विशेष रूप से गैर मुसलमानों पर जजिया कर को फिर से लगाना और लंबे व महंगे दक्कन युद्धों ने जनता और स्थानीय शक्तियों में असंतोष पैदा किया। इस असंतोष का फायदा उठाते हुए मराठा शक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एक प्रबल क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरी। शिवाजी ने मुगलों को सीधी चुनौती दी और हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी, जो भविष्य में मुगल सत्ता के ताबूत की अंतिम कील साबित हुई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई और इसके साथ ही महान मुगलों का दौर समाप्त हो गया। उनके बाद के शासक इतने कमजोर थे कि उन्हें उत्तरवर्ती मुगल कहा जाने लगा, जो एक एक करके अपनी शक्ति और क्षेत्र खोते चले गए। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय 18वीं शताब्दी में केंद्रीय मुगल सत्ता के ढहने के साथ ही कई क्षेत्रीय शक्तियां स्वतंत्र हो गईं। मराठा, सिख, बंगाल के नवाब, अवध और हैदराबाद के निजाम, सभी ने अपनी अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली। इन शक्तियों के आपसी संघर्ष ने एक ऐसी रिक्तता पैदा कर दी, जिसका फायदा एक नई विदेशी ताकत ने उठाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध ने कंपनी को बंगाल में राजनीतिक नियंत्रण दे दिया और हिंदुस्तान में ब्रिटिश प्रभुत्व की आधारशिला रखी गई। मुगल सल्तनत का वैभव अब इतिहास बन चुका था और देश एक नए और अधिक खतरनाक विदेशी शासन के अधीन आने वाला था। समापन वाक्य: मुगलों के पतन ने हिंदुस्तान के दरवाजे एक ऐसी ताकत के लिए खोल दिए, जो केवल शासन करने नहीं, बल्कि देश को पूरी तरह बदलने आई थी। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी से शासक बनी। स्क्रीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे, रॉबर्ट क्लाइव की तस्वीर, प्लासी के युद्ध का चित्रण, व्यापारी से शासक तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार था। सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता जैसे केंद्रों में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1757 के प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर और 1764 के बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट और अवध के नवाब की संयुक्त सेना को हराकर भारत में अपने राजनीतिक प्रभुत्व की नींव रखी। बक्सर की जीत ने उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिए, जिससे वे रातों रात देश के सबसे बड़े वित्तीय नियंत्रक बन गए। ये कंपनी के विस्तार का एक निर्णायक मोड़ था, जहां व्यापार अब सत्ता से नियंत्रित होने लगा था। स्क्रीन पर टीपू सुल्तान से युद्ध, सहायक संधि पर हस्ताक्षर,
डलहौजी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का दृश्य। साम्राज्य का विस्तार और शोषण की नीतियां। अगले 100 वर्षों में कंपनी ने बल, कूटनीति और शोषणकारी नीतियों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मैसूर के शासक हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान के साथ हुए युद्धों ने दक्षिण भारत में कंपनी की पकड़ मजबूत की। मराठा शक्ति को हराने के बाद वे लगभग पूरे भारत के स्वामी बन गए। इस विस्तार में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहायक संधि ने स्थानीय शासकों को कंपनी पर निर्भर बना दिया, जबकि व्यपगत सिद्धांत के तहत निसंतान शासकों के राज्यों को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जिससे सतारा, झांसी और नागपुर जैसे महत्वपूर्ण राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। स्क्रीन पर भारतीय किसानों पर जमींदारी व्यवस्था का बोझ, नील की खेती, भारतीय कारीगरों के हस्तशिल्प का पतन, आर्थिक उपनिवेशवाद का जाल। कंपनी का शासन केवल राजनीतिक नियंत्रण तक सीमित नहीं था, यह एक व्यवस्थित आर्थिक शोषण का काल था। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी जैसी भू राजस्व प्रणालियों ने भारतीय किसानों को साहूकारों और जमींदारों के कठोर शोषण के तहत ला दिया। भारत को कच्चे माल का निर्यातक और ब्रिटेन के कारखानों में बने माल का बाजार बना दिया गया। भारतीय हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग, जो दुनिया में प्रसिद्ध था, ब्रिटिश मशीन निर्मित माल की प्रतिस्पर्धा और कंपनी की दमनकारी नीतियों के कारण तबाह हो गया। करोड़ों किसान और कारीगर भुखमरी और गरीबी के शिकार हो गए। स्क्रीन पर 1857 के विद्रोह की शुरुआत। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध का दृश्य। विद्रोह की ज्वाला। 1857 का महाविद्रोह। कंपनी के राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण असंतोष बढ़ता गया। 1857 में यह असंतोष एक महाविद्रोह के रूप में फूट पड़ा। मंगल पांडे द्वारा शुरू हुआ यह विद्रोह जल्द ही उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। इसमें सिपाही, किसान और कई शासकों ने हिस्सा लिया, जिनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब और बहादुर शाह जफर शामिल थे। हालांकि कंपनी ने इस विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया, लेकिन इसने एक शक्तिशाली संदेश दिया। भारत अब चुपचाप अत्याचार सहन नहीं करेगा। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया कि वह कंपनी से शासन वापस ले ले। समापन वाक्य। 1857 के विद्रोह ने कंपनी राज का अंत कर दिया और सीधे ब्रिटिश राज का शासन शुरू हुआ। लेकिन इस विद्रोह ने ही भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए थे। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि ब्रिटिश ताज के अधीन भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। स्क्रीन पर क्वीन विक्टोरिया की घोषणा, भारत सरकार अधिनियम 1868, वायसराय की तस्वीर। ब्रिटिश ताज का सीधा नियंत्रण। 1857 के महाविद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत की बागडोर सीधे ब्रिटिश राजशाही, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। इस व्यवस्था में भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा, जो सीधे ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होता था। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की घोषणा की, लेकिन मूल उद्देश्य भारत पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना था। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिसके तहत विभिन्न समुदायों, विशेष रूप से हिंदू और मुसलमानों के बीच जानबूझकर मतभेद पैदा किए गए, ताकि वे कभी एकजुट होकर ब्रिटिश शासन को चुनौती न दे सकें। स्क्रीन पर भारतीय शिक्षा प्रणाली, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों की सभाएं, रेलवे और संचार का विकास। राष्ट्रवाद के बीज। ब्रिटिश शासन ने अनजाने में ही भारत में राष्ट्रवाद की नींव रखी। नई शिक्षा प्रणाली के तहत भारतीयों को पश्चिमी उदारवादी विचारों, स्वतंत्रता और राष्ट्र राज्य की अवधारणाओं से परिचय मिला। रेलवे, तार, टेलीग्राफ और डाक जैसी संचार प्रणालियों ने देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को भौगोलिक और वैचारिक रूप से जोड़ा। राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई
और राष्ट्रीय गौरव की भावना को पुनर्जीवित किया। इन सभी कारकों ने मिलकर एक ऐसी शिक्षित और जागरूक पीढ़ी तैयार की जिसने अब संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग शुरू कर दी। स्क्रीन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885, नरम दल और गरम दल के नेताओं गोखले, तिलक की तस्वीरें। संगठित विरोध का उदय 1885 में एक ब्रिटिश सिविल सेवक A.O. ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) की स्थापना हुई। शुरुआत में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा रखते हुए संवैधानिक सुधारों की मांग की। यह नरम दल का दौर था जिसके प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन जल्द ही बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में गरम दल का उदय हुआ जिसने अधिक आक्रामक रुख अपनाया। तिलक का नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन राष्ट्रवादियों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ, जिसने विदेशी वस्तुओं का त्याग कर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया और जन जागरण को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। स्क्रीन पर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, गांधी का दक्षिण अफ्रीका से लौटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मार्मिक दृश्य, गांधी का आगमन और अहिंसा की शक्ति। इस बीच 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई जिसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक अलगाव की नींव रखी। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 के रॉलेट एक्ट काला कानून के विरोध में पूरे देश में आंदोलन शुरू हुए। इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई, जिससे हजारों लोग मारे गए। इस क्रूर घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और गांधी के अहिंसक आंदोलन को निर्णायक शक्ति प्रदान की। समापन वाक्य। जलियांवाला बाग की क्रूरता ने भारतीयों को यह स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्रता केवल संघर्ष से ही प्राप्त की जा सकती है। अब भारत की बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में थी, जिन्होंने संघर्ष का एक नया रास्ता दिखाया। अगली कड़ी में हम स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण और देश के विभाजन को देखेंगे। गांधी का असहयोग आंदोलन, चरखा चलाते लोग, चौरी चौरा की घटना, आंदोलन का तूफान, अहिंसक प्रतिरोध। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। इस आंदोलन में लोगों से ब्रिटिश उपाधियां लौटाने, सरकारी नौकरियों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। यह भारत का पहला वास्तविक जन आंदोलन था, जिसने लाखों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। हालांकि 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण गांधी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। इसके बाद 1930 में ब्रिटिश नमक कानून के विरुद्ध गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह शुरू किया, जिसने दुनिया का ध्यान भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की ओर खींचा। यह अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन था। स्क्रीन पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, क्रांतिकारी और सैन्य योगदान। जहां गांधी और कांग्रेस अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, वहीं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। वे ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए बलिदान देने को तैयार थे। उनकी शहादत ने देश के युवाओं में देशभक्ति की एक नई लहर पैदा की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने आजाद हिंद फौज (INA) का गठन किया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। INA ने जापान के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी, जिससे ब्रिटिशों को यह महसूस हो गया कि अब वे भारतीय सेना पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। स्क्रीन पर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा, ब्रिटिश सरकार के साथ वार्ताएं।
भारत छोड़ो और अंतिम धक्का। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। यह स्वतंत्रता की अंतिम और सबसे निर्णायक लड़ाई थी। गांधी ने राष्ट्र को करो या मरो का आह्वान किया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन आंदोलन पूरे देश में स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस रूप से फैल गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब भारत पर शासन करना असंभव है। युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो चुका था और भारतीय जनता की इच्छाओं को ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकता था। स्क्रीन पर जिन्ना और नेहरू की बैठक, विभाजन के दौरान दंगे, भारत और पाकिस्तान का 1947 में झंडा फहराना, विभाजन की त्रासदी और स्वतंत्रता की घड़ी पास आ रही थी, लेकिन इसके साथ ही विभाजन की त्रासदी भी खड़ी थी। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया। ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो की नीति अपने चरम पर पहुंच गई थी। सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिससे लाखों लोग मारे गए और करोड़ों विस्थापित हुए। अंततः 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त 1947 को वर्षों के संघर्ष, बलिदान और अथक प्रयासों के बाद भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। समापन वाक्य। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारत ने नियति के साथ एक वादा निभाया है। इस प्रकार मुगलों के पतन से शुरू हुई कहानी एक नए, स्वतंत्र और संप्रभु भारत के उदय पर समाप्त हुई। यह स्वतंत्रता लाखों बलिदानों का परिणाम थी, जिसकी कीमत हमने विभाजन के दर्द से चुकाई। जय हिंद।